हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी सिविक्स में लेसन नंबर 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व पढ़ेंगे। ठीक है। तो बच्चों, इस पार्ट में आज हम पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार जो होती है उसके जो काम होते हैं उनको कौन कौन सी बातें प्रभावित करती हैं, इनमें लोगों की क्या भागीदारी होती है, उनके समस्याओं का जो समाधान है वो कैसे किया जाता है, और इसमें जो समानता और न्याय के विचार भी शामिल हैं। यानी कि इन सब बातों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों एक कहानी आपको जो आपको ये मानचित्र दिख रहा होगा, जो यहाँ पे आपको एक मैप दिखाया गया है बच्चों, इसमें आपको दक्षिण अफ्रीका दिखाई दे रहा है नीचे। ठीक है। तो क्या था, यहाँ पे एक कहानी से शुरुआत होती है। ठीक है। माया नाम की एक लड़की होती है इस कहानी में, और वो जो है अपनी मम्मी के साथ एक दिन सफाई करवा रही होती है। ठीक है। तो सफाई करवाती है तो उसे एक पुरानी स्क्रैप बुक मिलती है, और जिसमें कि अखबार की जो कतरन होती हैं और तस्वीर जो है उसमें भरी हुई थी। यानी स्क्रैप बुक जो थी वो भरी हुई थी उन सब से। तो उसमें वो देखती है माया कि उसमें एक 15 साल के लड़का जो कि स्कूल जाने वाला होता है उसकी बहुत सारी तस्वीरें थी। तो माया जो है वो अपनी मम्मी से पूछती है, तो उसकी माँ उसे बताती है कि इसका नाम जो है, इस लड़के का नाम क्या है, हेक्टर नडलोव। क्या नाम है? हेक्टर नडलोव। ठीक है। और उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। तो ये बात सुन के जो है माया को बड़ा आश्चर्य होता है, झटका लगता है। तो उसने पूछा कि क्यों मार दी थी गोली। तो क्या होता है इस कहानी में आगे कि जो माया जो होती है उसको उसकी मम्मी बताती है कि रंगभेद कानून के कारण, कि दक्षिण अफ्रीका जो है वहाँ पे पहले रंगभेद कानून होता था। यानी कि उसे रंगभेद कानून के कारण गोली मार दी जाती। किस तरीके से, देखो कि रंगभेद कानून क्या होता है। पहले रंगभेद का मतलब होता है त्वचा या चमड़ी का जो रंग होता है उसके आधार पे जो भेदभाव होता है। ठीक है। तो पहले दक्षिण अफ्रीका में क्या होता था बच्चों, कि दक्षिण अफ्रीका में कई प्रजातियों के लोग रहते थे। कुछ थे श्वेत यानी जिन्हें गोरे कहा जाता था, कुछ अश्वेत यानी काले, कुछ थे बच्चों सांवले जैसे कि भारतीय। तो उन्हीं उसी के हिसाब से, जिस हिसाब से वो रहते थे, यानी कि श्वेत के साथ अच्छा बर्ताव किया जाता था, यानी अच्छा व्यवहार किया जाता था, और जो अश्वेत और काले थे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। यानी कि जो वहाँ पे क्या था कि श्वेत थे उनको अस्पताल जाने के लिए अलग से गाड़ियाँ थी, उनकी गाड़ियों में सब सुविधाएं होती थी, और जो अश्वेत होते थे उनको अस्पताल जाने के लिए अलग से गाड़ियाँ थी, लेकिन उनकी गाड़ियों में सुविधाएं नहीं थी। यानी कि क्या हुआ, उन्हें भेदभाव किया जा रहा था उनके रंग के आधार पर। ठीक है। तो जैसे कि उनमें, जैसे उनकी अश्वेत और श्वेत जो थे उनकी रेल और बसें भी अलग अलग थी, और उनके बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोग जो थे उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं था। तो इस सब बातों को उसकी माँ बताती है, और उसकी माँ बताती है कि देश की सबसे अच्छी ज़मीन जो थी वो श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी, और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। यानी कि ये सब उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ठीक है। जो श्वेत लोग थे वो अपने बराबर अश्वेत और भारतीयों को नहीं मानते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे। तो इसी तरीके से दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर नडलोव भी वहीं पे रहता था। तो वहाँ पे क्या होता है, जो वहाँ के श्वेत लोग थे वो अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? अफ्रीकांस। तो जो श्वेत लोग थे वो हेक्टर नडलोव से और उसके साथ जो वहाँ पे स्कूल में अन्य बच्चे पढ़ते थे उनसे कहते थे कि तुम जो है वो अफ्रीकांस भाषा बोलो और उसे सीखो। जबकि जो हेक्टर थे वो और उनके जो साथी थे वो अपनी भाषा जूलू सीखना चाहते थे। तो इसी बात को लेकर उन्होंने आपस में विरोध हुआ। तो जो दक्षिण अफ्रीका की पुलिस थी उसने विरोध करने वालों पर इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ में गोलियां बरसाई। तो एक गोली जो है वो हेक्टर को लग गई और हेक्टर मर गया। यानी कि इस तरीके से हेक्टर की हत्या हो गई। यह घटना जो है बच्चों वो है 30 अप्रैल 1976 की। तो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता जो है नेल्सन मंडेला ने भी जो है रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक बच्चों संघर्ष किया, और अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली। कब मिली? 1994 में। दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना, तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। ठीक है। लोकतांत्रिक यानी कि लोकतंत्र का मतलब होता है बच्चों जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन।
ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसमें भागीदारी कैसे होती है। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव होते हैं, आप सबको पता है कि चुनाव कितने साल के लिए होते हैं, 5 साल के लिए। अगर सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने, यानी कि दोबारा लोग उसे नहीं चुनेंगे 5 साल बाद तो सरकार सत्ता में नहीं आएगी, ठीक है। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने में लोगों को सरकार पर नियंत्रण बना रहता है, ठीक है। अब है भागीदारी के अन्य तरीके। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों को रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। जैसे कि मतलब मान लो गवर्नमेंट ने कोई भी बिल पास किया, कोई भी कानून पास किया, अगर जनता को लगेगा कि हाँ ये सही है तो वो उसको सही मानेगी, उसका समर्थन करेगी। अगर उन्हें नहीं लगा कि सही नहीं है, जैसे भी आपने पीछे देखा CAA और NRC जो आजकल चला हुआ है, सुना होगा आप सभी ने CAA और NRC के बारे में। तो इसका जो है कुछ समुदाय के लोग बहुत ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो सही नहीं लग रहा है, अपने हित में नहीं लग रहा है, वो उसकी आलोचना कर रहे हैं। और कुछ समुदाय वाले जो हैं वो उसे सही मान रहे हैं। वो क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो उन्हें अपने हित में लग रहा है कि यानी कि ये सही हो रहा है। तो यानी कि वो लोग सरकार का जो कार्य है उसमें रुचि ले रहे हैं और उसकी अपने अपने हिसाब से कोई आलोचना कर रहा है, कोई उसकी सराहना कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने एक और बात बताई कि अगस्त 2005 में जब सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया तो लोगों ने क्या है कि उसका बहुत तीखे रूप में व्यक्त किया, यानी कि बहुत ज़्यादा विरोध किया। लोगों ने जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने जो है बहुत समझाया लोगों को, लेकिन लोग नहीं माने। तो सरकार को क्या हुआ? सरकार को लोगों की मांगे माननी पड़ी और बिजली के दाम घटाने पड़े, क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है, इसलिए उसे ये काम करना पड़ा। तो जो भी बात किसी को गलत लगती है, अब देखो आप CAA और NRC के विरुद्ध कितना ज़बरदस्त अभी जुलूस हुआ था, धरने हुए, हड़ताल हुई ना। तो वो सब जिनको सही लगा उन्होंने उसका समर्थन किया, जिन्हें गलत लगा उन्होंने जुलूस निकाले, उन्होंने हड़ताल की, उन्होंने धरने दिए, ये सब कार्य हुआ। तो इनके जरिए यानी कि जुलूस, धरने और हड़ताल के जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है। कुछ बातें अखबार, पत्रिकाएं और टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। ये तो बात सच है कि कुछ लोग तो जो है वो भागीदारी ले लेते हैं लोकतंत्र में, लेकिन सभी को नहीं मिल पाता है। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाए, ठीक है, तो क्या होता है, उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली में कोई जुलूस यानी गुजरते हुए देखें कि क्या हो रहा है, तो हम वहाँ पे रुककर कोशिश करेंगे कि किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बच्चों विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी को पढ़ा कि कैसे विवादों और समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। यही हुआ दक्षिण अफ्रीका में हेक्टर के साथ कि उन्होंने बलपूर्वक बल का प्रयोग किया और हिंसा हुई और उन्हें मार दिया गया। यही हुआ। विवाद कब उभरता है? अब ये देखो, जब उभरता है बच्चों, जब अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ मतलब तालमेल नहीं बिठा पाते, एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे, यानी कि उन्हें सुलझाए, आपस में
लड़ाई को रोके, झगड़ों को रोके, जो भी हिंसा हो रही है उसे रोके। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़े और समझे कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है, क्योंकि जब जुलूस निकलता है या कुछ भी होता है तो भीड़ हो जाती है। भीड़ हो जाती है तो रास्ते में कई बार आप देखोगी लड़ाई दंगे बढ़ जाते हैं, आपस में मनमुटाव हो जाता है, उस बात को लेके, किसी बात को लेके आपस में झगड़ा हो गया तो वो फिर हिंसा का रूप ले लेते हैं। तो कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं, कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सरकार खासकर पुलिस ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के, वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है और विवाद का समाधान निकल सके। नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। यहाँ पे नदियों के बारे में बताया, देखो कुछ नदियाँ जो हैं एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है, मान लो कोई भी नदी है, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है कावेरी नदी का, तो कावेरी नदी जो है बच्चों, वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में बहती है। ठीक है, तो कर्नाटक में जो है कावेरी नदी में जो है वो कृष्णा सागर बांध बना हुआ है, और जो है उससे क्या है, कृष्णा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से जो है बेंगलोर शहर की ज़रूरत भी पूरी होती है। और तमिलनाडु के मैटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। यानी जो कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में बहती है, तो वहाँ पे कर्नाटक कहता है कि इसका पानी सारा मुझे मिले, तमिलनाडु कहता है मुझे मिले। कर्नाटक में कौन सा बांध बना हुआ है, कृष्णा सागर बांध बना हुआ है, और तमिलनाडु में मैटूर बांध जो है वो बना हुआ है उसके ऊपर। ठीक है, तो दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर बना हुआ है, यानी कि कावेरी नदी के जो ऊपर वाला छोर है उस पर बना हुआ है। और तमिलनाडु का जो मैटूर बांध है वो निचले छोर पर बना हुआ है। और मैटूर बांध जो है उसमें पानी तभी आ सकता है जबकि कृष्णा सागर बांध से पानी छोड़ा जाएगा, यानी कि जब कर्नाटक सरकार कृष्णा सागर बांध से पानी छोड़ेगी तभी तमिलनाडु में जो मैटूर बांध है उसमें पानी आ पाएगा। तो इस बात को लेने के लिए, इस बात के लिए कि दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए जो नहीं मिल पाता, इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें समानता एवं न्याय। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की प्रथा अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। इस पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा था ना कि उनके साथ कैसे भेदभाव हुआ, किसके आधार पर, जाति के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव हुआ, छुआछूत हुई उनके साथ। कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। अगर किसी के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं होगा तो न्याय कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। बराबर व्यवहार होगा तभी हम कह सकते हैं कि हाँ ये न्याय हो रहा है, यानी कि समानता, यानी कि समानता और न्याय जो है एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान दिए हैं जिसमें लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि हमारे समाज में क्या है, लड़के को जो है ज़्यादा ऊंचा मतलब माना जाता है, यानी कि ये माना जाता है कि लड़का जो है वो उसको ज़्यादा वो माना देखभाल करते हैं, उसको ज़्यादा मतलब अपने आप ये रखते हैं कि हाँ भाई लड़का है। लड़की अगर किसी के एक से दूसरी लड़की हो गई तो ये हो जाता है हाय 2 लड़कियां हो गई, यही होता है हमारे समाज में। लड़के 2 हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन लड़कियां 2 हो गई तो हाय उसके 2 लड़कियां हो गई, यही सब होता है। सब आप देखते हो अपने समाज में। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, उसने लड़कियों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई है। ठीक है, लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, तो वो सब उसके लिए सब क्या है, गवर्नमेंट ने कानून बनाए हुए हैं कि ये सब भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। क्या पढ़ा बच्चों आज हमने, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य
तत्व, यानी कि कौन कौन से काम जो लोकतांत्रिक सरकार करती है। ठीक है, अब आप इस लेसन को दोबारा से पढ़िए, इसके बाद मैं आपको उसे क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी। ठीक है बच्चों, उसे आपको अपनी कॉपी में करना है और लर्न करना है। ओके बच्चों।